हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के बारे में। और कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में जैसे आप जानते हैं 2 पुस्तकें हैं। तो ये जो वीडियो बनने जा रहा है, ये वीडियो बन रहा है समकालीन विश्व राजनीति, जो हमारी पहली पुस्तक है। और इस पुस्तक का पहला चैप्टर, उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं सब आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इस चैप्टर से हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नाटो की स्थापना कब हुई बच्चों? तो इसका उत्तर है अप्रैल 1949 में। और ये स्थापना जो हुई है नाटो की, ये कौन से देश की अगुवाई में हुई है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एक लाइन में आप 3-3, 4-4 प्रश्न से बना सकते हैं। और ये प्रश्न आप रिक्त स्थान में भी काम ले सकते हैं। एक शब्द वाले उत्तर भी बनते हैं इससे। और एमसीक्यू जो प्रश्न है उनमें भी सहायता ली जा सकती है इनकी। दूसरा प्रश्न आ रहा है क्यूबा मिसाइल संकट। तो इसी प्रश्न ये बनता है कि ये संकट कब उत्पन्न हुआ? तो इसका उत्तर है 1962 में। और इसे माना जाता है कि शीत युद्ध का एक चरम बिंदु माना गया है। तो प्रश्न ये बनता है कि शीत युद्ध का चरम किस घटना के साथ में है? तो आप कह सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न इसे बनता है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो इसे आप देखो 3-4 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। और ये जो पहला सम्मेलन है, इसमें दुनिया के 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न आ रहा है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई? तो बच्चों इसका उत्तर है सन 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई है। और इसमें मुख्यतः निम्न देश थे, पोलैंड है, हंगरी है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। और वार्सा पैक्ट है, इसके जो नेतृत्व दिया है वो है सोवियत संघ। तो आप देखते हैं यहाँ से 3-4 प्रश्न प्रत्येक लाइन से बन रहे हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया? तो ये जो परमाणु बम गिराया है ये अगस्त 1945 में गिराया गया है। और गिराने वाला कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो की सेनाएं। और 2 स्थान जहाँ पर ये बम गिराए गए हैं उनका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। तो आपको इस लाइन से 4 प्रश्न याद हो गए। अगला आ रहा है सीटो का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। और इसकी स्थापना हुई है 1954 में। इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि सीटो का विस्तार किया गया है नाटो के द्वारा। और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। अगला इसी में आता है सेंटो। तो सेंटो का पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। और इसकी स्थापना भी हुई है 1955 में। और ये स्थापना करने वाले हैं नाटो संगठन के देश। अगला प्रश्न आ रहा है एनपीटी का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों पहले इसका पूरा नाम जान लो आप। पूरा नाम है परमाणु अप्रसार संधि। और प्रश्न ये बनता है कि इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इसका उत्तर है 1 जुलाई सन 1968 में एनपीटी पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है एलटीबीटी। तो पहले तो ये जान लें कि एलटीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सीमित परमाणु परीक्षण संधि। और इसके जो सिग्नेचर हुए हैं वो हैं 5 अगस्त सन 1963 में हुए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका है, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है और फ्रांस। इन देशों की अगुवाई वाले और भी अन्य देश इस गुट में शामिल थे। इस गुट के जो अपोजिट में दूसरा गुट है उसका नाम है धुरी राष्ट्र। और धुरी राष्ट्रों में बच्चों आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि जर्मनी है, इटली है और जापान है। इन देशों की अगुवाई में और भी अन्य धुरी राष्ट्र देश सम्मिलित थे इसके अंदर। अगला प्रश्न आ रहा है कि बर्लिन दीवार का निर्माण कब हुआ? तो बर्लिन दीवार का जो निर्माण हुआ है सन 1961 में हुआ है। और इस दीवार को गिराया गया है सन 1989 में। और ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं कि दोनों शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में है। जब दीवार को बनाया गया तो उससे लगा कि शीत युद्ध बिल्कुल चरम पे चल रहा है। और जब इसको गिराया गया तो सब ये इंगित होता है कि शीत युद्ध समाप्ति की ओर था। अगला प्रश्न आ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन है
ये हुआ सन 1911 में, और उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। और इस विघटन के बाद ये माना जाता है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो ये आपके प्रश्न बनता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद में कौन सी घटना जुड़ी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न आ रहा है कि विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध है जैसा कि आपको पता है, तो दोनों को आपको अवधि बतानी है, कब शुरू हुए और कब खत्म हुए। तो पहला दिया है प्रथम विश्व युद्ध, ये 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला है। ऐसे ही जो द्वितीय विश्व युद्ध है सन 1939 में शुरू हुआ और ये चला 1945 तक चला है। अगला प्रश्न आ रहा है परमाणु बम के नाम कौन कौन से हैं। आपको पता है कि जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, तो हमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इन 2 बमों के नाम बताइए। तो इन बमों के नाम है लिटिल बॉय और फैटमैन। अब आते हैं बोर्ड के राइट साइड में, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये सारे प्रश्न या तो 2 नंबर वाले हैं या 4 नंबर वाले हैं या 5 अंकों वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है गुट निरपेक्ष जो देश है, जो संगठन बना है, इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं। प्रश्न दोबारा सुन लें कि गुट निरपेक्ष के संस्थापक देश कौन कौन से हैं और उनका नेतृत्व किन्होंने किया है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले नाम आ रहा है यूगोस्लाविया का नाम है, और उसमें यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, उनका नाम है जोसेफ ब्राज टीटो। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं पंडित नेहरू। तो 2 देश हो गए, यूगोस्लाविया और दूसरा हो गया भारत। तीसरा देश है मिस्र, तो उसमें जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गमाल अब्दुल नासिर। चौथा है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के जो नेता हैं उनका नाम है सुकर्णो। और अंतिम जो देश है उसका नाम है घाना, और घाना के राष्ट्रपति वाने एन क्रुमा। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि गुट निरपेक्ष में कौन कौन से संस्थापक देश थे, तो ये 5 देशों के नाम आप बता सकते हैं। इस चैप्टर से दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है वो है शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, वह इसके कारण क्या है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोनों चीज़ अपन देखते हैं। पहला तो ये जान लें कि इसका अर्थ क्या है या अभिप्राय क्या है। तो शीत युद्ध का अर्थ है 2 या अधिक देशों के बीच में तनाव का वातावरण होना, युद्ध जैसी स्थिति का बनना लेकिन वास्तव में युद्ध का न होना, ये शीत युद्ध कहलाता है। अब हम इसी में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के क्या क्या कारण है बच्चों। तो हम देख लेते हैं। अब आपके सामने मैंने 9 पॉइंट लिखे हैं, तो यदि आपको पूरा 9 पॉइंट्स याद हो जाएंगे तो उसको आराम से आप लिख सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है परस्पर भय व संदेह। ये जो दोनों गुट बने हुए हैं नाटो और दूसरा है वार्सा, इन दोनों जो गुट्स में हैं आपस में एक दूसरे के प्रति संदेह था या भय था। दूसरा है विरोधी विचारधारा, ये भी दोनों खेमों के लिए, एक गुट की विचारधारा पूंजीवादी और जो दूसरा गुट है उसकी विचारधारा है साम्यवादी। तीसरा पॉइंट है उसका नाम है माल्टा समझौते का उल्लंघन, ये भी इसका एक कारण था। अगला प्रश्न है जर्मनी का विभाजन। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, उसको 2 भागों में बांट दिया था वहाँ एक दीवार बना करके, तो ये भी इसका एक कारण बनता है। अगला इसमें बिंदु दिया है परस्पर विरोधी प्रचार और प्रसार। दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के विरोधी प्रचार में लगे हुए थे। इसी में अगला बिंदु है 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो समझौते हुए थे उन पर भी दोनों गुटों पर आपस में मतभेद था। 7वां पॉइंट है यूएनओ की कमजोर स्थिति। यूएनओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ, उस समय उसकी स्थिति काफी कमजोर थी। अगला बिंदु है सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग। सोवियत संघ, जैसा कि आपको पता है कि वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, तो सोवियत संघ ने बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग किया जिससे कि शांति समझौते में बार बार समस्या उत्पन्न हुई। और अंत में दिया है अणु बम रहस्य छिपाना। अमेरिका के पास में परमाणु बम थे लेकिन इन्होंने रूस से छिपा के रखा, तो रूस के मन में भय पैदा हो गया और ये एक युद्ध का कारण बन गया। तो इस प्रकार के से आपके सामने ये शीत युद्ध का अभिप्राय व कारण प्रश्न तैयार हो गया है। तीसरा प्रश्न आता है क्यूबा मिसाइल संकट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 अंकों का प्रश्न भी इससे बनता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु माना गया है और ये सन 1962 में
हुआ था। और इस मिसाइल संकट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपके 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है और ये 4 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि क्यूबा क्या है। तो क्यूबा बच्चों एक छोटा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के नज़दीक स्थित है और वहाँ से रूस काफ़ी दूरी पर है। रूस जिसका कि पहले हम नाम दिया उस समय सोवियत संघ नाम था, तो सोवियत संघ वहाँ काफ़ी दूरी पर स्थित था और इसकी अवस्थिति कहाँ है, अमेरिका के नज़दीक। तो रूस को ये लग रहा था कि ये अमेरिका के नज़दीक है और अमेरिका इसको अपने कब्जे में कर सकता है या इसको प्रभावित कर सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमेरिका के नज़दीक होने के बावजूद भी क्यूबा साम्यवादी विचारधारा वाला देश था और अमेरिका की, जैसा आप जानते हो कि उसकी विचारधारा थी पूंजीवादी। तो स्वाभाविक है कि दोनों देशों के बीच में इसको लेकर खटास उत्पन्न होना था। तो स्थिति कहाँ से प्रारंभ होती है कि ये अमेरिका के समीप में स्थित लेकिन साम्यवादी विचारधारा वाला देश था। कौन? क्यूबा। तो सोवियत संघ को चिंता मन में ये थी कि अमेरिका के नज़दीक होने से हो सकता है कि पूंजीवादी देश अमेरिका इसको अपने कब्जे में ले सकता है। तो उसके बचाव के लिए रूस ने क्या किया, 1962 में वहाँ मिसाइलें तैनात कर दी गई और ये जो मिसाइलें तैनात की गई तो उसको अमेरिका को पता भी नहीं चला, लगभग 1 महीना गुजर गया। उसके पश्चात जब अमेरिका को पता लगा तो अमेरिका को ये भय लगा, डर लगने लगा कि हो सकता है कि सोवियत संघ क्यूबा में अपने अड्डे बना करके अपने यहाँ पर आक्रमण कर सकता है। तो उसके पश्चात यूएस ने जो अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी कि जो भी आप यहाँ अपनी मिसाइलों का जमावड़ा कर रहे हो इसको या तो हटा लीजिए, नहीं तो युद्ध होने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। 1-2 बार के प्रयास से रूस माना नहीं, तो इसके बदले में, इसके जवाब में अमेरिका ने जो अपने लड़ाकू विमान थे वहाँ भेजे और रूस की तरफ से आने वाले युद्धपोत और जो जहाज़ें थे उनको रोकने की चेतावनी बार बार दी गई और अंत में आकर के जो सोवियत संघ है उसको मानना पड़ा और जैसे ही सोवियत संघ इस चीज़ को मान गया तो युद्ध टल गया। तो ये जो पूरी घटना है ये कहलाती है क्यूबा मिसाइल संगठन। बच्चों इस चैप्टर का अगला प्रश्न है, महाशक्तियों के बीच निशस्त्रीकरण के प्रयास और समझौते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों महाशक्तियों अमेरिका और रूस ने शस्त्रों को ख़त्म करने के लिए ये 6 संधियाँ की है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 6 संधि या 6 समझौते किए हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले से। तो जो पहली संधि उसका नाम है सीमित परमाणु परीक्षण संधि। क्या नाम है? सीमित परमाणु परीक्षण संधि और इसे शॉर्ट में कहा जाता है LTPT 1963। इस संधि पर हस्ताक्षर 5 अगस्त सन 1963 में हुए हैं और ये जो हस्ताक्षर हुए हैं ये अमेरिका, यूके और सोवियत संघ के बीच में हुए हैं मॉस्को में। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई थी और इस संधि की मुख्य बात यह है कि परमाणु परीक्षण जो किए जाते थे वो वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष व पानी में किए जाते थे। तो इस संधि के द्वारा इन तीनों स्थानों पर परमाणु परीक्षणों पर बैन लगा दिया गया था। अगली संधि आती है परमाणु अप्रसार संधि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं NPT 1967। ये प्रश्न भी आपके आता है कि NPT का पूरा नाम क्या है, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं परमाणु अप्रसार संधि या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अंग्रेजी के अंदर। और ये संधि 1 जुलाई 1968 में इस पर हस्ताक्षर हो गए थे। इन दोनों संधियों का उद्देश्य केवल और केवल जो परमाणु हथियार थे उनको कम करना था। तीसरा और चौथा बिंदु आप देख रहे हैं, ये दोनों संधियां परिसीमन के लिए, परिसीमन का मतलब लिमिटेशन, जो शस्त्र है उनको लिमिट में रखना। तो ये संधि है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ये वार्ता के रूप में टॉक्स है और ये 2 टॉक्स हुई थी, 1st और 2nd। तो पहले हम देखते हैं सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1st, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं साल्ट भी कहते हैं, साल्ट फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और ये संधि हुई थी 26 मई 1972 को। किसके बीच में हुई थी? उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन व रूस के राष्ट्रपति लियोनोव ब्रेजनेव के बीच में हुई थी। और इस संधि का उद्देश्य क्या था?
परमाणु मिसाइल व घातक हथियारों को लिमिट करना, उनकी परिसीमा बनाना, परिसीमन करना। अगली संधि आती है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2, जिसे हम कहते हैं SALT, SALT। इसका पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सेकंड। ये हुई थी 18 जून 1979 में, और किसके बीच में हुई थी? तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर व तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेजनेव के बीच में। और इनका उद्देश्य क्या था? जितने भी घातक हथियार जो बनाए जाते थे उनका परिसीमन करना। तो ये 4 संधि हो गई। अंतिम 5 और जो 6 संधि है, इन दोनों संधियों का उद्देश्य था हथियारों का न्यूनीकरण करना, अर्थात हथियारों को न्यून करना या कम करना। तो उसमें पहली संधि है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं START, START फर्स्ट। और ये संधि किसके बीच में हुई थी? ये संधि पहले देख लेते हैं। ये संधि हुई थी 31 जुलाई 1991 को, और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर व रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में हुई थी। और जो अंतिम संधि है वो है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं START। और ये संधि 3 जुलाई सन 1993 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश व बोरिस येल्सिन, जो कि रूस के विघटन के बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे सोवियत संघ के, उनका नाम है बोरिस येल्सिन, इन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी। और इन संधियों का उद्देश्य क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, घातक हथियारों को कम करना या न्यून करना। तो इस प्रकार से आपके सामने ये प्रश्न तैयार हो गया, जिसमें आप कह सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों के बीच में हथियारों की होड़ को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए या कौन कौन सी संधि या समझौते हुए। तो ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NIEO, का अभिप्राय क्या है वह इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था है उसका अभिप्राय क्या है। जैसे अंग्रेजी में आप दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म है NIEO, इसका पूरा नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या अर्थ है। नेम सदस्य इसके अधिकांश सदस्य थे, अर्थात जो गुट निरपेक्ष जो संगठन था उसमें सम्मिलित अधिकांश देश वो सारे अल्प विकसित या गरीब देशों की श्रेणी में थे, वो सब निर्धन देश थे। और उन सब देशों के सामने एक आर्थिक विकास की बड़ी चुनौती उनके सामने थी। नए नए देश सभी स्वतंत्र हुए थे और इनको अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास करना अति आवश्यक था। इसलिए ये सभी देश धनी देशों के ऊपर निर्भर थे, जिसके फलस्वरूप इसका मतलब NIEO अर्थात नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ कि ये देश, जितने नए देश बने ये सारे देश अपना खुद का विकास खुद के बल पे कर सकें, दूसरे जो धनी राष्ट्र हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं रहे। इसी में अगला प्रश्न ये बनता है कि विभिन्न संगठनों द्वारा इसके लिए अर्थात NIEO के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो इसमें मुख्यतः 2 संगठन हैं, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ है और दूसरा है गुट निरपेक्ष। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों संगठनों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे UNO अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सन 1972 में अंकटाड में एक सम्मेलन हुआ था अंकटाड के नाम से। और ये अंकटाड जो सम्मेलन है ये पूरा ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर है, अर्थात व्यापार व विकास की नीति पर ये संगठन 1972 में इसका सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन में इसके समापन के ऊपर एक शीर्षक है, उसका नाम है टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और इस रिपोर्ट में निम्न बातें बताई गई है जो कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। इसमें पहला बिंदु है ए है संसाधनों पर अपना नियंत्रण, अर्थात अंकटाड में जो सम्मेलन हुआ 1972 में, उसमें सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया कि जो भी अल्प विकसित देश हैं इन देशों के जो अपने संसाधन हैं उन पर उनका स्वयं का नियंत्रण होगा, जबकि इसके पहले
जो पश्चिम के देश थे इनका इन पर नियंत्रण था। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इन्हें पश्चिमी देशों तक बाजार की पहुंच मिलेगी, अर्थात ये जितने अल्प विकसित देश हैं यदि इनका विकास करने का ये टारगेट बनाया जाए तो उसके अंतर्गत ये देश अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए जो भी अपना माल तैयार करेंगे तो यूरोप के देशों में अपने माल को बाजार के रूप में पहुंचा सकते हैं और वहां से पैसे कमाए जा सकते थे जिसको अपने देश के विकास में लगा सकते हैं। तीसरा बिंदु है प्रौद्योगिकी लागत कम। और ये जो समझौता हुआ है अंकटाड का, इसके अनुसार कि जितने भी टेक्नोलॉजी है उनके विकास के लिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी, तो इनकी लागत इन देशों से यदि इनका आयात किया जाता है तो लागत इनको कम लगेगी। और अंतिम है इसके अंदर इनकी भूमिका में वृद्धि होगी, अर्थात जो ये अल्प विकसित देश है उसकी जो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं इन सभी में इनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो ये तो प्रयास है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए हैं। और जो अगला प्रयास जो करने वाली दूसरी संस्था है वो है गुट निरपेक्ष देशों का जो संगठन है नेम, उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो उसके प्रयास ये है ए, गुट निरपेक्ष देशों की प्रकृति में बदलाव, अर्थात उस समय जो गुट निरपेक्ष देश थे उनकी जो प्रकृति या जो उनका विषय है उसमें परिवर्तन आ गया और उन्होंने अपने जो अल्प विकसित देश हैं इन सभी के विकास के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया गया। बी है आर्थिक मुद्दों को महत्व दिया जाना। जितने भी जो नेम सम्मेलन हुए हैं अर्थात गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन हुए हैं उन देशों में अब आर्थिक जो मुद्दा है उसका महत्व बढ़ गया। और तीसरा और अंतिम है सी, वो है आर्थिक दबाव समूह के रूप में कार्य करना, अर्थात गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा आर्थिक दबाव समूह का रूप ले लिया गया जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और जो विकसित देश हैं उन सभी के ऊपर एक प्रकार का दबाव पड़ा और दबाव के द्वारा इन अल्प विकसित देशों को अपने विकास के लिए अवसर मिल गए। बच्चों अभी आपने देखा कि ये जो चैप्टर शीत युद्ध का दौर, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और यदि किसी प्रकार के सुझाव हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।